Hello friends and hello dear students. Good morning to all of you and good morning to everyone. Friends, मैं गौरव कुमार सिंह एक बार फिर से आप ही के चैनल एक्सपायरेशन फिजिक्स क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम को डिस्कशन करने के बाद हम लोगों ने उनका प्रूफ भी किया था। तो फ्रेंड्स, जैसे अब उस गॉस थ्योरम पे कुछ एप्लीकेशन है जिनके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले के चैप्टर में लास्ट टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था चार्ज डेंसिटी के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने 3 चार्ज डेंसिटी पढ़ा था। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकेंड सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को और इस एप्लीकेशन को देखने से पहले आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा जिसमें इन तीनों डेंसिटी के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक शुरू करते हैं अपने कि गॉस थ्योरम से कुछ एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, करेंगे ये गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी गॉसियन पृष्ठ की बात करेंगे तो गॉसियन पृष्ठ का मतलब होता है एक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है। यानी अगर इस पे हमारे चार्ज है और इतने चार्ज को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो इतने चार्जेस को जिस बंद पृष्ठ से हम इसको बंद करते हैं, जिस पृष्ठ से इसको हम बंद करते हैं, वही जो पृष्ठ होता है उसी पृष्ठ को हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। और गॉसियन पृष्ठ कैसा होता है, एक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है। पृष्ठ की बात कही जाएगी तो ये याद रखिएगा कि वह हमारा कैसा होता है, एक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है। तो जैसा कि डिफिनीशन आपको यहाँ 2 लिखा गया है, किसी दिए गए आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई भी काल्पनिक बंद पृष्ठ उस आवेश का गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। और सेकंड वन क्या कहा गया है, और करके कि गॉस की प्रमेय को प्रयुक्त करने के लिए हम जिस बंद पृष्ठ का चयन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। यानी गॉस के थ्योरम को दिखाने के लिए, बताने के लिए जिस बंद पृष्ठ का हम चयन करते हैं वही बंद पृष्ठ हमारा क्या कहलाता है, गॉसीय पृष्ठ कहलाता है। और ये कैसा पृष्ठ होता है, काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है। इतनी बात हमारे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, जो गॉसियन थ्योरम पे हमारे एप्लीकेशन है, तो अब हेडिंग यहाँ देखिए डाला गया है कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन थ्योरम। तो अब इसमें जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम पार्ट वाइज डिस्कशन करेंगे। तो उसमें पहला जो हम लोग का टॉपिक है हम लोग का है कि अगर इनफाइनाइट कोई वायर है और उस इनफाइनाइट वायर पे हमारे जो चार्ज है वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, तब उन पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। यानी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एक इनफाइनाइट वायर के लिए, और उस इनफाइनाइट वायर पे हमारे जो चार्ज है वह यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो अब कैसे इसको हम समझेंगे, तो जैसे कह रहा फ्रेंड्स, इसमें आपको हेडिंग कह दिया कि साफ साफ जो वायर है वो हमारा इनफाइनाइटली है। यानी अब यहाँ पे अगर हम वायर बनाते हैं फ्रेंड, तो यह वायर कहाँ तक चल रहा है, इनफाइनाइट चल रहा है, और ये भी वायर कहाँ तक है, इनफाइनाइट। यानी वायर हमारे क्या है, इनफाइनाइट है, और इस वायर पे हमारे जो चार्ज है वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी इस वायर पे हर जगह हमारे जो चार्ज है वह यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये हमारा इनफाइनाइट वायर हो गया और उस वायर पे हमारे ये यूनिफॉर्मली चार्ज हो गए। क्लियर है। अब कहता है फ्रेंड्स कि अब इससे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब कहा जाता है फ्रेंड, आपको बताया ही गया है कि जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसकी इंटेंसिटी जो होती है इससे आउटवर्ड होती है, यानी बाहर की ओर होती है, अपनी से दूर भेजती है। यानी इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होंगी वो किधर होंगी, बाहर की ओर होंगी। यानी अब अगर यह वायर है और इस वायर पे हमारे क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो अब इस चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इससे दूर होगा, यानी या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, यही होगा। तो ऊपर की ओर इसकी क्या बता देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यह जो डायरेक्शन बता रहा है फ्रेंड्स, ऊपर की ओर यह सारे डायरेक्शन हमारे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएंगे। क्लियर है इतनी मेरी बात। तो अब हम चूंकि इतना रेखा, इतनी लाइन नहीं ड्रा करेंगे, फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा, तो हम एक लाइन यहाँ ड्रा किए जिसपे आप लोग समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन का ऊपर की तरफ है। तो इसको हम इरेज करते हैं।
तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, जो इस वायर पे क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है। अब कहता है फ्रेंड्स कि इस वायर का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वह कितना है, लैम्डा है। यानी यहां लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी रेखीय आवेश वितरण जो पढ़ा गया था, तो उसी में हम लोग पढ़े थे एक पार्ट की रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको किससे डिनोट किया गया था, लैम्डा से। तो फ्रेंड्स इस वायर का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वह कितना है, लैम्डा है। क्लियर है। तो अब कहता है कि इस वायर से r मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमारा क्या है, P है। तो इससे वायर से r मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमारा क्या है, P है, जहां पर फ्रेंड्स हमको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब यह पॉइंट आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यानी कहीं पे भी ले सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो r मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने P ले लिया, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो अब r त्रिज्या का तथा l लंबाई का हम इस वायर पे एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, या गॉसियन पृष्ठ का चयन करते हैं। तो यह हो गया हमारा r त्रिज्या, यह फ्रेंड्स क्या हो गया, हमारा रेडियस r हो गया, और उतना ही रेडियस का हम ले लेंगे, नीचे ले लेंगे, तो रेडियस r और रेडियस r। अब इससे हम एक गॉसियन पृष्ठ की चयन करते हैं, यानी गॉसियन पृष्ठ का चयन करते हैं, मतलब कैसा दिखेगा, एक बेलन के रूप में यह दिखेगा। यानी कहा जाए तो r त्रिज्या तथा l लंबाई का एक हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जो कैसा दिखता है, एक बेलनाकार रूप में प्रदर्शित होता है। यानी यह हो जाएगा हमारा एक बेलन, और बेलन का मतलब क्या हो गया कि यह एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है। तो देखो जितने चार्जेज हमारे इस काल्पनिक बंद पृष्ठ के अंदर आए हैं उसी को हम कहते हैं गॉसीय पृष्ठ। डेफिनेशन अब क्लियर हुआ होगा कि किसी दिए गए आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई भी काल्पनिक बंद पृष्ठ क्या कहलाता है, उस आवेश का गॉसिय पृष्ठ कहलाता है। चूंकि वायर हमारा इनफाइनाइट है, तो इस इनफाइनाइट वायर पे हमारे चार्जेस क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब उसमें से जितने चार्जेस को हम कैलकुलेट करके एक काल्पनिक बंद पृष्ठ का चयन करते हैं, वही काल्पनिक बंद पृष्ठ हमारा क्या कहलाता है, गॉसिय पृष्ठ कहलाता है। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी गॉसिय पृष्ठ क्या होता है। तो फ्रेंड्स r त्रिज्या और l लंबाई का क्या कर लिए, हम एक बेलन का निर्माण कर लिए, जो एक क्या बताता है, काल्पनिक बंद पृष्ठ, जिससे हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो अभी हमारा l लंबाई हो गया, r त्रिज्या का हमने एक गॉसियन पृष्ठ कैलकुलेट कर लिया। अब कहता है फ्रेंड्स, अब इस बेलन पे हमारे 3 पार्ट दिखाई देते हैं। देखो कौन कौन सा, जैसे मान लेते हैं, अब इस फिगर को अगर हम यहाँ इस मार्कर पे देखें तो अब यहाँ पे हमको 3 पार्ट दिखाई देंगे। एक यह सरफेस दिखाई देगा, एक यह सरफेस दिखाई देगा, और इन दोनों सरफेस के अंदर का एक यह वक्र पृष्ठ दिखाई देगा, यानी एक वक्र दिखाई देगा, जो यह पार्ट आपको दिख रहा है। इस बेलनाकार बंद पृष्ठ में हमारे कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। क्लियर है। देखो पहला भाग, दूसरा भाग और यह वक्र पृष्ठ जो हमारा है यह तीसरा भाग है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसके एरिया वेक्टर के लिए और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, देखो चूंकि ऑलरेडी बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इस चार्ज से परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, यानी इससे आउटवर्ड ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो फ्रेंड्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे हमारा कहां पे होगा, ऊपर की ओर होगा। क्लियर है। यानी हर पोजीशन पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगा, आउटवर्ड होगा। इतनी बात हमारी क्लियर होती होगी। अब कहता है फ्रेंड्स,
अब अगर हम इस सेक्टर का, अगर इसको हम मान लें, इस पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह φ1 मान लिया जाए, इस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है φ2 मान लिया जाए, और इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम क्या मान लेंगे, φ3 मान लेंगे। क्लियर है? तो अब कहता है इस φ1, φ2 और φ3 के लिए फर्स्टली हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एरिया वेक्टर। तो अब इनके एरिया वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो एरिया वेक्टर φ1 के लिए कहाँ पे होगा, तो देखो फ्रेंड्स, अब इस पार्ट की जब हम बात करते हैं तो देखो यह मार्कर अगर यहाँ रखते हैं तो जितना ये व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है ये हमारा ये वक्र है, और जो समतल है या दोनों ब्लैक वाले पार्ट हमारे हैं। तो अब देखो अगर इसको हम यहाँ रखते हैं तो अब इसके एरिया डायरेक्शन की बात करेंगे तो यह इसका क्या हो गया, समतल पृष्ठ हो गया। तो समतल पृष्ठ से आउटवर्ड परपेंडिकुलर क्या होता है, उसका एरिया वेक्टर होता है। यानी अब इसका जो, अब इसको अगर ऐसे हम देखें तो यह इसका समतल पृष्ठ ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, आउटवर्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। यानी यह जो डायरेक्शन फ्रेंड से दिखाएगा, यह हमको क्या दिखाएगा, इसका एरिया वेक्टर। तो हम मान लेते हैं कि इनका एरिया वेक्टर क्या होगा, वेक्टर डी ए मान लिया जाए। क्लियर है? और देखो यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा है। यानी इस कंडीशन पे यहाँ पे जो θ1 है, यहाँ पे हमारा θ1 के लिए मान कितना कैलकुलेट हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। क्लियर है? अब सेम चीज अगर हम φ2 की बात करें तो देखो φ2 की भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर वायर के ऊपर है। तो अब अगर इसके हम एरिया वेक्टर की बात करें तो यह समतल पृष्ठ है तो परपेंडिकुलर यह होगा। यानी यह जो बताएगा यह इसके एरिया वेक्टर को बताएगा। यानी इसको हम मान लेते हैं वेक्टर डी ए, और इनके बीच भी एंगल देखो फ्रेंड्स कितना बन रहा है, 90। यानी यहाँ से अगर हम θ2 कैलकुलेट कर लें तो θ2 का भी मान कितना है, 90 है। क्लियर है? अब फिर हम बात करेंगे इस वक्र का। अब इस वक्र पृष्ठ के लिए जब हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स, अब जब इस वक्र पृष्ठ की हम बात करेंगे तो देखो अब इस वक्र पृष्ठ में हमने बताया था इस पे कोई एक अल्पांश भाग ले लेते हैं, छोटा भाग ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम एक कैलकुलेट कर लेते हैं इसका छोटा सा भाग। तो छोटा सा भाग यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। तो अब इस छोटे से भाग का मतलब एक समतल पृष्ठ है। तो देखो यह समतल हो गया। अब समतल के परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, एक ही होगा। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वही हमारा क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। और इस पोजीशन पे जो θ3 का मान हमको मिलता है वह कितना निकल रहा है, 0 अंक, क्योंकि यह समतल है। तो समतल के जस्ट परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर होगा, जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं। तो देखो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसलिए इन पे θ3 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर बात कहा जाएगा कि इस पूरे सरफेस पे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो अब हमको कैलकुलेट करना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जब हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पे हम कैलकुलेट करेंगे तो अब कैसे कैलकुलेट होता है, देखो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले एक बात देख लिया जाए। जब लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमने कहा है कि किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का डिफिनीशन क्या पढ़ा गया था कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को हम क्या कहते थे, रेखीय आवेश घनत्व कहते थे। यानी वहां डिफिनीशन आप लोगों को दिया गया था ना कि रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा से। तो प्रति एकांक लंबाई, तो देखो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा यानी Q। तो लैम्डा इक्वल टू क्या है, तो वहां पे Q बाई L। तो देखो प्रति एकांक लंबाई, इनफाइनाइट वायर पे हमने एक लंबाई ले लिया है L। तो प्रति एकांक लंबाई पर जितने आवेश की मात्रा होगी उन्हीं का अनुपात क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है। इसलिए मैंने शुरू में बोल दिया है कि वायर का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है कितना होगा, लैम्डा होगा, क्योंकि वहां पे हम लोग
रेखी के लिए बात किया तो रेखी के लिए क्या होता है, लेमडा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से लेमडा इक्वल टू कितना हो गया, क्यू बाई एल हो गया। तो अब यहाँ से अगर क्यू का मान निकालना है तो लेमडा इंटू कितना हो जाएगा, एल, इक्वेशन नंबर 1। अब हम फ्रेंड्स इस पूरे बेलन के यानी अब इस पूरे बेलनाकार पृष्ठ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तब क्या होगा। तो अब हम सपोज कर लेते हैं इस टोटल बेलन पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। और यह फाई ई कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मिलकर बना है, फाई 1, फाई 2 और फाई 3। अगर इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारा इस बेलनाकार पृष्ठ का क्या निकल के आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आ जाएगा। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। क्लियर है। ये पूरे इस बेलनाकार पृष्ठ के लिए हम लोग कैलकुलेट किए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो तीनों फ्लक्स को हमने पार्ट वाइज ऐड कर दिया तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट हो गया। तो अब इसके बाद से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो अब इसके बाद से फ्रेंड्स हम फाई 1, फाई 2 और फाई 3 के मान पुट करेंगे। तो अब यहाँ हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी बात की जाए पहले फाई 1 का, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ई और डॉट वेक्टर डी ए। देखो एरिया वेक्टर कितना है, डी ए है। तो ये किसके लिए हो गया, हमारा पहले के लिए हो गया, प्लस अब दूसरे के लिए क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर वेक्टर ई और डॉट क्या हो जाएगा, वेक्टर डी ए, फिर प्लस थर्ड सरफेस के लिए बात की जाए तो वेक्टर ई और डॉट कितना हो जाएगा, वेक्टर डी ए। देखो यहाँ पे भी स्मॉल पार्ट लिया गया है। तो अब क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स कि फाई ई इक्वल टू, अब इसको अगर हम दो वेक्टरों के वेक्टर प्रोडक्ट से अगर हम इसको ओपन करें तो दो सदिशों के सदिश गुणनफल से तो क्या निकल के आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा विथ क्लोज इंटीग्रेशन 1। क्लियर है। फिर प्लस क्लोज इंटीग्रेशन 2, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा और प्लस 3 हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर है फ्रेंड्स। देखो पहला, दूसरा और तीसरा, तो पहले के लिए हमें थीटा का मान निकाला है 90, सेकंड के लिए निकाला है 90 और थर्ड के लिए हमारा 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, फाई ई इक्वल टू फाई 1 ई डी ए कॉस 90। देखो यहाँ पे हमारा पहले के लिए, इस पहले के लिए जो एंगल है कितना है, 90 है, प्लस फाई 2, अब यहाँ से हो जाएगा ई डी ए कॉस, अब सेकंड के लिए देखो एंगल कितना है, 90 है, प्लस अब यहाँ से हो जाएगा ई डी ए। अब थर्ड के लिए देखो एंगल कितना है, 0 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस 0। क्लियर है। अब फ्रेंड्स फाई ई इक्वल टू, अब फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा है कि cos 0 का मान 1 होता है और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो cos 90 का मान 0, तो टोटल क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, यानी 0 प्लस cos 90 का मान 0, तो टोटल फंक्शन 0, तो 0 हो गया, प्लस अब यहाँ पे cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बच के आ जाएगा, 3 ई डी ए। क्लियर है। तो अब फ्रेंड्स अब इस इमेज को हम इरेज करते हैं या फिर यहाँ पे देख लेते हैं साइड में। तो अब यहाँ से देखा जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ फाई इक्वल टू 0 प्लस 0 और प्लस फाई इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए यहाँ पे बचा है। तीसरे सरफेस के लिए हमारा इंटीग्रेशन बचा है, बाकी सरफेस परपेंडिकुलर होने के कारण क्या हो गया, हमारे वैल्यू 0 हो गए। तो अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे फाई ई इक्वल टू थर्ड सरफेस के लिए ई और डी ए के बारे में। अब चूंकि देखो इस इंटीग्रेशन में ई हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब कैसे होगा, देखो यहाँ पे अब चूंकि रेडियस हमारा आर हर जगह समान होने के कारण
इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, इक्वल होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसलिए यहाँ से ई हमारी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, जिसको हम बाहर कर लेते हैं। तो फाई ई इक्वल टू ई, और यहाँ से हो जाएगा फाई 3 और कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो अब क्या कहता है फ्रेंड, या डी ए कह रहा है, डी ए यहाँ पे देखो। तो अब क्या है, यह एक वक्र है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स, वो इक्वल होता है 2 पाई आर एल के होता है। क्लियर है। तो जब हम अब इसकी बात करेंगे तो इस बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो जब 2 पाई आर एल यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे उसके बाद से, देखिए थर्ड पॉइंट यहाँ लिखते हैं, ये पहला हो गया, यहाँ पे ये दूसरा हो गया हमारा। अब तीसरा पॉइंट यहाँ कर रहे हैं, यानी इसके बाद से हम यहाँ कर रहे हैं। तो अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, फाई ई, तो फाई ई इक्वल टू ई है तो ई हो जाएगा, और अब इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, पाई 2 पाई आर एल। क्लियर है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स अब यहाँ लिखेंगे वी नो दैट। अब चूंकि हम जानते हैं कि जब हमने गॉस का थ्योरम प्रूव किया था, वहां से फार्मूला निकल के आया था हमारा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला हम लोगों ने गॉस थ्योरम में प्रूव किया था। तो फ्रेंड्स अब देखो इक्वेशन 1 से क्यू का मान कितना निकल के आया है, लैम्डा 1। तो अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो अब क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू यहाँ हो जाएगा लैम्डा एल, और अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो अब फ्रेंड्स इसके बाद से क्या कर देना है, अब कुछ नहीं करना है, सिंपल देखो फाई ई का मान यहाँ निकला हुआ है, ई इंटू 2 पाई आर एल। अगर इसको हम कोई इक्वेशन बना देते हैं, 1 बनाता है, इसको हम क्या बना दे रहे हैं, 2 बना दे रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको अगर हम 3 कर देते हैं, तो फ्रॉम 2 एंड फ्रॉम 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हम क्या देखेंगे, देखो इक्वेशन 2 में हमारा फाई ई का मान निकला कितना, ई इंटू 2 पाई आर एल। तो अब इस फाई का मान उठा के हम समीकरण 3 में पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। तो देखो एल से एल क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमको क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो इस पॉइंट पी पर हमको क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हो जाएगा E इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा अपॉन कितना हो जाएगा, R नीचे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जो उस पॉइंट P पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वह कितना निकल के आ जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बाई R। अब इस फार्मूले को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स और करके, अगर इसको हम इसके रियल फार्मूले लिखते हैं तो अब यहाँ से निकल के आ जाएगा E इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा यहाँ हो जाएगा 2 लैम्डा बाई R। क्लियर है। और जब 2 से डिवाइड किया जाएगा तो उस 2 का इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, कितना होके आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी हम इतना भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमको पता है 9 इंटू 10 टू पावर 9, तो ऐसा हम इजिली रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एट द इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली वायर चार्ज्ड वायर, यानी किसी अनंत लंबाई के तार पर एक समान आवेश के कारण उस पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकला है वह कितना आ गया, E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बाई R, या फिर इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा बाई R। क्लियर है।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन जिसको हम लोगों ने यहाँ पे समझा है। तो फ्रेंड्स जब भी हम किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ का चयन करते हैं तो वही जो काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है हमारा क्या कहलाता है, गॉसी पृष्ठ। यानी अगर कहा जाए तो जो गॉसियन पृष्ठ होता है वो हमारा कैसा होता है, एक इमेजिनरी सरफेस होता है, यानी एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स अब इतनी बात हमारी समझ में आ गई होगी। तो अब इसके बाद से हम अगले टॉपिक पे इनके सेकेंड एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। इनका सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, और जो सेकेंड एप्लीकेशन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड इसको आप लोग क्लियरली समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और उसके बाद से अगले टॉपिक की फिर हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर हमारी वीडियो, चैनल और नोट्स हमारी पसंद आती हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय, टेक केयर।